चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं एंग्लो मैसूर वार। देखो अपन ने पीछे की तरफ अगर अपन देखें तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट अपन ने स्टार्ट किया था जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश पीरियड था, उसमें 1600 से लेकर 1757। अब सेकंड जो फेज था उसका सेकंड फेज का फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ा दिया था स्ट्रगल विथ मराठा। आज सेकंड पार्ट है वो रहेगा स्ट्रगल विथ मैसूर। ये अपन स्टार्ट करेंगे, एंग्लो मैसूर वार है उसके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट है इन 1761 CE हैदर अली स्नेच्ड द पावर। स्नेच का मतलब था छीनना। स्नेच्ड द पावर फ्रॉम मैसूर किंग नंदराज। नंदराज से, मैसूर के किंग थे नंदराज से, उनसे पावर स्नेच करने का काम कर लिया किसने? हैदर अली ने। एंड ही बिकेम ऑल पावरफुल, और वह पावरफुल हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ मैसूर किंग इन 1776। अब जब डेथ हो जाती है किसकी? मैसूर के किंग। मैसूर का किंग एक्चुअल में कौन था? नंदराज। तो उनकी डेथ कब होती है? 1776। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द रूलर। उन्होंने क्या कर दिया? अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम कर लिया। द ब्रिटिशर्स रिगार्डेड हैदर अली एज एन ऑब्स्टेकल इन देयर इंपेरियलिस्टिक एम्बिशन। अब ब्रिटिशर थे कि वो इसको रिगार्ड यानी मानना, वो समझते थे किसको? हैदर अली को एज एन ऑब्स्टेकल, एक बाधा समझते थे, इन देयर इंपेरियलिस्टिक एम्बिशन। उनकी जो उपनिवेशिक महत्वाकांक्षा थी, जो अपना जो एरिया था, अपना जो रूलिंग एरिया था, इसको बढ़ाने में वो उसको एक बाधा मानते थे, ऑब्स्टेकल मानते थे। अब ऑब्स्टेकल होगा तो उसके साथ स्ट्रगल जरूर होगा। देयरफॉर इसीलिए ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड ए जॉइंट यूनियन विद मराठाज एंड निजाम। इसीलिए क्या हुआ? मराठाओं को और निजाम को उन्होंने अपने साथ में ले लिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड ए जॉइंट यूनियन, उन्होंने एक जॉइंट यूनियन बनाई, जो मराठा थे और निजाम थे उनको अपने साथ में मिला लिया। एंड स्टूड अगेंस्ट हैदर अली, और किसके अगेंस्ट में खड़े हो गए? हैदर अली के अगेंस्ट में। बट हैदर अली डिप्लोमेटिकली न्यूट्रलाइज द मराठाज। लेकिन अब जब तीनों पावर एक जगह हो जाती है, ब्रिटिशर्स, मराठाज एंड निजाम, तो उसको डायरेक्टली उसने कन्फ्रंट नहीं किया, उसमें डिप्लोमेसी यूज ली। डिप्लोमेसी क्या होती है? कूटनीतिज्ञ। जब उस आदमी कूटनीति से, अपनी चालाकी से काम में लेता है तो उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिकली। न्यूट्रलाइज का मतलब उनको न्यूट्रलाइज कर देना, उनको काउंटर बैलेंस कर देना, मराठाओं को इस पूरे स्ट्रगल से दूर कर दिया कि आप दूर रहो, आप हमारे झंझट में मत आओ। इस प्रकार से न्यूट्रलाइज द मराठाज ड्यूरिंग द वार। अब ये न्यूट्रलाइज कब किया? ड्यूरिंग द वार। अब दूसरा क्या है? मराठाओं को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब रह गया निजाम। निजाम को उसने अपने साथ में मिला लिया। अटैच द निजाम विथ हिम। अब मराठाओं ने अपने साथ में निजाम को अटैच कर लिया बाय प्रोमिजिंग हिम द ग्रांट ऑफ ए लार्ज रीजन। उसने कहा कि मैं आपको एक बहुत लार्ज रीजन आपको ग्रांट में दूंगा, आपको अनुदान में बड़ा अनुदान होगा। तो ये प्रॉमिस करके उसने निजाम को अपने साथ में मिला लिया। तो अब ब्रिटिशर्स अकेले हो गए। तो अब जो पावर से मराठा न्यूट्रलाइज हो गए, निजाम और हैदर अली दोनों एक तरफ आ गए, और दूसरी तरफ कौन है? ब्रिटिशर्स। इन 1776 देखो 1761 में हैदर अली पावरफुल बना। हालांकि राजा था वो तो नंदराज ही था, ये सिर्फ पावरफुल था, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनना, ऑल पावरफुल बन जाना। तो आफ्टर 6-7 ईयर्स हैदर अली इन्वेडेड द रीजन्स अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। निजाम को अपने साथ में मिलाकर उसने अटैक कर दिया। किसके ऊपर? ब्रिटिश इन्फ्लुएंस पर। तो 1761 में इनका स्ट्रगल था वो स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स के साथ में। हैदर अली इन्वेडेड द रीजन्स अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। फाइनली द ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड। लेकिन इसमें ब्रिटिशर्स थे वो डिफीट हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट जो बैटल होता है मैसूर का और ब्रिटिशर्स का, उसमें जीतते कौन है? हैदर अली जीत जाता है, और ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड इन दिस स्ट्रगल। ब्रिटिशर्स बिकेम हेल्पलेस। अब वो ब्रिटिशर्स कैसे बन गए थे? हेल्पलेस बन गए थे। एंड दे साइंड द ट्रीटी ऑफ मद्रास। मद्रास जिसका अभी प्रेजेंट नेम है चेन्नई, तो ट्रीटी ऑफ चेन्नई या ट्रीटी ऑफ मद्रास थी, वो कर ली ब्रिटिशर्स ने। किसके साथ में? हैदर अली के साथ में। अब कब की? ऑन द 4th of April 1769 विद हैदर अली अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये जो ट्रीटी ऑफ मद्रास, उसके इसमें कुछ प्रोविजंस किए गए। क्या प्रोविजंस किए गए? दे बोथ क्या मीन्स यहाँ पर दोनों कौन रहेंगे? हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स रिटर्न टू देयर ओन रीजन्स बैक। वो अपने अपने एरिया में वापस रिटर्न हो गए, अपने अपने एरिया में वापस चले गए। उन्होंने इंटरफेयर करना कैंसिल कर दिया, इंटरफेयर करना उन्होंने छोड़ दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार है द ब्रिटिशर्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ द डिफीट। अब जो डिफीट हुई थी, किसकी हुई थी डिफीट? ब्रिटिशर्स की। अब वो रिवेंज लेना चाहते थे। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना।
डिफीट दे हेड फेस्ड इन द फर्स्ट स्ट्रगल, जो फर्स्ट स्ट्रगल हुआ था उसमें जो उनको डिफीट हुई थी उसका रिवेंज, उसका बदला लेना को चाह रहे थे। कौन लेना चाह रहे थे? ब्रिटिशर। वाइल हैदर अली वाज आल्सो एनोइड, जबकि हैदर अली था वो भी गुस्से में था, एनोइड था। क्यों था? ड्यू टू द ऑक्यूपेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन गुंटूर, एक गुंटूर नाम की जगह है मैसूर में, तो वहां पर उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड द गुंटूर, इसके कारण से एनोइड कौन था? हैदर अली। देखो वो तो रिवेंज लेना चाह रहे थे, ब्रिटिशर्स वांटेड टू टेक रिवेंज, हैदर अली वाज एनोइड, तो दोनों तरफ से ही उनको वापस इस प्रकार की परिस्थितियां बनी कि दोनों तरफ से फिर से स्ट्रगल होना इनइविटेबल बन गया, अनअवॉइडेबल बन गया। फाइनली हैदर अली ज्वाइन हैंड्स विद द निजाम। अब देखो इसमें जो हैदर अली रहेगा, उस समय भी निजाम और हैदर अली दोनों साथ मिलकर लड़े थे, और यहाँ पर भी हैदर अली और निजाम दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और निजाम के साथ में अब की बार उन्होंने मराठाओं को भी अपने साथ में मिला लिया। एंड दे स्टार्टेड ए वार, वेज्ड ए वार का मतलब था स्टार्टेड ए वार अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उन्होंने वार स्टार्ट कर दिया। द बैटल स्टार्टेड इन जुलाई 1780। अब जो ये जो बैटल स्टार्ट होता है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट कब होता है? अब क्वेश्चन पूछेंगे तो व्हेन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्टेड, तो द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्टेड इन द जुलाई 1780। इनिशियली जो शुरुआती जो समय था, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट, इन द स्टार्टिंग हैदर अली वाज सक्सेस, हैदर अली सक्सेस मिल रही थी, ही गॉट सक्सेस, शुरू में उसको सक्सेस मिली, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, बट ही डाइड ऑन 7th of December 1782। 7th of December 1782 में डेथ हो जाती है किसकी? किसकी होती है? हैदर अली की। एंड हिज सन हु वाज द सन ऑफ हैदर अली, टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ हैदर अली। हु वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान? तो हैदर अली वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। ही हैड टू टेक द हिज चार्ज, उसका जो चार्ज था, उसका जो काम था, उसको किसको संभालना पड़ा? टीपू सुल्तान को अपने हाथों में उसको चार्ज लेना पड़ा। टीपू कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर 1 year, और कंटिन्यूसली 1 साल के लिए टीपू कंटिन्यूसली उनके साथ लड़ाई लड़ता रहा। बीइंग फेड अप विद द वार, आप लेकिन क्या होता है कि दोनों तरफ से कंटिन्यू वार चलता है, और इसे फेडअप होने का मतलब होता है बोर हो जाना या उब जाना। तो दोनों जो पार्टियां थी, हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स, फेडअप विद द वार, वो ब्रिटिशर्स और हैदर अली दोनों ही वार से उब गए, उस युद्ध से उब गए। बोथ द पार्टीज साइंड द ट्रीटी ऑफ मंगलोर, और जो दोनों जो पार्टी थी उन्होंने क्या किया? जो ट्रीटी ऑफ मंगलोर साइन कर ली, एक नई ट्रीटी उन्होंने स्टार्ट कर ली। और ये ट्रीटी कब की? उन्होंने 11th of March 1782, ये उन्होंने ट्रीटी हो गई इनकी। दे रिटर्न टू देयर ओन रीजन्स, और उसके बाद में वो अपने खुद के रीजन्स, अपने अपने एरिया में वापस लौट गए। तो ट्रीटी ऑफ मंगलोर था वो, ये जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार था, ये अनडिसाइडेड रहा कि कौन जीता कौन नहीं जीता, दोनों अपने अपने एरिया में वापस चले जाते हैं। इसमें ध्यान में ये रखना है अपने को कि हैदर अली के साथ में कौन थे? निजाम और मराठा थे। स्टार्ट कब हुआ था ये, इनकी डेथ कब हुई? तो इन दोनों चीजों को, 4-5 चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो जाएगा, उसके प्रोविजंस क्या हैं? वो प्रोविजंस है, दे स्टार्टेड टू देयर ओन रिटर्न देयर टू देयर ओन रीजन, वो अपने रीजन से में वापस चले जाते हैं। एंड ब्रिटिश प्रोमिस नोट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल इश्यूज ऑफ मैसूर, और ब्रिटिशर्स ने प्रोमिस किया कि हम आप मैसूर के इंटरनल इश्यूज में किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी दीज आर द 2 things, ये 2 चीजें रहेगी इस प्रोविजन में। एक तो दे रिटर्न टू देयर ओन रीजन्स, नंबर 2 ब्रिटिश प्रोमिस नोट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल इश्यूज ऑफ मैसूर। तो ये दोनों चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। ट्रीटी ऑफ मंगलोर के प्रोविजंस क्या क्या थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार। देखिए, द ब्रिटिशर्स विश्ड टू एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मैसूर। जो ब्रिटिशर्स थे अभी भी वो ये चाहते थे कि मैसूर का जो इन्फ्लुएंस है, मैसूर में से उनको जो 2-3 बार एक तरीके से एक टफ स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, इसको खत्म करना चाह रहे थे, इस इन्फ्लुएंस को, इस प्रभाव को वो खत्म करना चाह रहे थे। वाइल टिप्पू सुल्तान वांटेड टू बाई द डच फोर्ट्स। अब डच, जैसे मैंने बताया था, एक वेस्टर्न जो कंट्री है, वेस्टर्न पावर था, जो कि यहाँ पर उन्होंने अपना कॉलोनी बनाई थी, लेकिन ये ज्यादा सक्सेस नहीं हुई, ज्यादा सक्सेस ब्रिटिशर्स हुई, इनको हरा दिया गया था एक्चुअल में। लेकिन डच फोर्ट बनाए गए थे, उनको खरीदना कौन चाहता था? टीपू सुल्तान। डच ने जो यहाँ पर फोर्ट्स बनाए, उनको खरीदना चाह रहा था टीपू सुल्तान। तो फोर्ट्स ऑफ कन्नूर, और ये फोर्ट कहाँ के? तो कहाँ के फोर्ट थे जिनको खरीदना चाह रहा था टीपू सुल्तान? फोर्ट्स ऑफ कन्नूर एंड आईकोट इन द कोचिन टू डिफेंड द मालाबार। अब ये जो फोर्ट थे, 2 फोर्ट रहेंगे अपने पास, फोर्ट ऑफ कन्नूर और फोर्ट ऑफ आईकोट, और ये दोनों थे कहाँ पर? कोचीन नाम की जगह में थे।
अब इन कोचीन नाम की जो जगह में ये दोनों फोर्ट थे, द फोर्ट ऑफ कन्नौर एंड फोर्ट ऑफ आईकोट, इनको वो क्यों परचेज करना चाह रहा था, क्यों बाई करना चाह रहा था? मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड परचेजिंग दीज टू फोर्ट्स इज टू डिफेंड मालाबार, मालाबार को डिफेंड करना उनका मेजर ऑब्जेक्टिव था। दीज वर द रीजन्स बिहाइंड दिस वार, ये मेजर रीजन थे। देखो दोनों तरफ से दिक्कत है। इस तरफ से ब्रिटिशर्स को क्या दिक्कत आ रही है? ब्रिटिशर्स वांटेड टू एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मैसूर, नंबर 1 बात ये तो जाएगा फर्स्ट। ब्रिटिशर्स को क्या दिक्कत थी कि वो मैसूर का जो इन्फ्लुएंस है उसको एंड करना चाह रहे थे। नंबर 2, टीपू सुल्तान एनोइड था। एनोइड क्यों था? क्योंकि वो चाहता था कि डच फोर्ट है कन्नौर और आईकोट, उसको खरीदना चाह रहा था मालाबार को। तो इस प्रकार से ये मेजर रीजन हो जाएगा दोनों तरफ से। अब देखो ये जो फोर्ट जो खरीदना चाह रहा था, बट द किंग ऑफ ट्रावनकोर हु फेवर्ड द ब्रिटिशर्स, एक ब्रिटिशर्स का एक एलाई था, एक साथी था जो इंडियन था, वो इंडियन का था किंग ऑफ ट्रावनकोर। साउथ में ट्रावनकोर नाम की जगह, वहां का जो किंग था वो किसका साथी था? ब्रिटिशर्स का साथी था, ब्रिटिशर्स का मित्र था। ही बोर्ड दीज टू फोर्ट्स, इन दोनों फोर्ट को खरीदने का काम किसने कर लिया? ट्रावनकोर के किंग ने कर लिया। तो इससे बेनिफिट किसको मिलेगा? ब्रिटिशर्स को। नुकसान किसको होगा? टीपू सुल्तान को। तो इस प्रकार से टीपू सुल्तान भी लड़ना चाह रहा था एक्चुअल में। एंड बिकॉज ऑफ दिस टीपू सुल्तान वाज एंगर्ड, इसके कारण से टीपू सुल्तान था वो एंगर्ड था, गुस्से में था। इन अप्रैल 1790 में क्या होता है? टीपू सुल्तान अटैक्ड ऑन ट्रावनकोर। अब जो ट्रावनकोर का किंग ने जिसने ये परचेज किए थे ये दो, जो फोर्ट ऑफ कन्नौर एंड फोर्ट ऑफ आईकोट, उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया टीपू सुल्तान ने। बट द ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कॉर्नवालिस, लेकिन जो ब्रिटिश एक ऑफिसर था जिसका नाम था कॉर्नवालिस, ही इन्वेडेड मैसूर अलोंग विद ए मैसिव आर्मी। अब क्योंकि ट्रावनकोर का किंग था वो उनका फेवर में था, उनका साथी था, तो उन पर अटैक करते ही ब्रिटिश ऑफिसर था कॉर्नवालिस, उसने एक बहुत मैसिव आर्मी लेकर और किसके ऊपर अटैक कर दिया? मैसूर के ऊपर। टिप्पू फेस्ड हिम ब्रेवली, हालांकि जो टिप्पू सुल्तान था उसने उनको ब्रेवली, बहादुरीता से फेस किया। बट फाइनली ऑन 23rd of February 1792 ही हैड टू साइन ए ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अभी इसमें इनको हार मिलती है और इसके कारण से उसको एक ट्रीटी करनी पड़ती है। 1792 में जो ट्रीटी होती है ब्रिटिशर्स एंड मैसूर टीपू सुल्तान के बीच में, वो होती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। एंड ड्यू टू दिस ट्रीटी, और इसी ट्रीटी के कारण से हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ मैसूर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर, आधा मैसूर किसके हाथ से निकल गया? टीपू सुल्तान के हाथ से निकल गया। किसके पास में चला गया? ब्रिटिशर्स के पास में चला गया। एंड ब्रिटिशर्स वर पेड 3 करोड़ रुपीज इन द फॉर्म ऑफ वार इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति, इसको बोलते कंपेंसेशन। तो ब्रिटिशर्स को जो नुकसान हुआ था इस वार के कारण से, उसका 3 करोड़ रुपीज पे करना पड़ा था। किसको पे करना पड़ा? ब्रिटिशर्स को। तो देखो आधा पार्ट, आधा मैसूर चला गया, दूसरी दूसरी तरफ 3 करोड़ रुपीज, ये लार्ज सम, ये भी ब्रिटिशर्स को मिल गए और इसको लॉस हो गया टीपू सुल्तान को। टीपू वाज फोर्स टू ऑफर हिज 2 सन्स। अब टीपू को फोर्स होना पड़ा, टीपू पर दबाव आ गया, किसके लिए? 2 सन्स को फोर्स उसको सरेंडर करना पड़ा एज प्रिजनर्स, कैदी के रूप में, इन द कस्टडी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इसमें 3 प्रकार के मेजर जो लॉस होते हैं। सबसे पहला लॉस तो ये होता है कि हाफ ऑफ द मैसूर वेंट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। नंबर 2 होता है 3 करोड़ रुपीज हैड टू गिव टू ब्रिटिशर्स। और थर्ड रहेगा 2 ऑफ द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान वर इन द कस्टडी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये 3 लॉस, मेजर लॉस होते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार के कारण से टीपू सुल्तान को। फाइनल जो वार होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये स्टार्ट होता है 1798 में। इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली केम टू इंडिया। अब लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में अपने पहले भी पढ़ा था। लॉर्ड वेलेस्ली का बारे में अपने पढ़ा था सेकंड एंग्लो मराठा वार में। तो सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था, उसमें भी लॉर्ड वेलेस्ली की जो इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी थी वो एक मेजर रीजन था। तो लॉर्ड वेलेस्ली केम टू इंडिया एज द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो व्हेन द लॉर्ड वेलेस्ली केम टू इंडिया एज ए गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन 1798 वेलेस्ली वाज एन इंपेरियलिस्टिक गवर्नर, और वह एक औपनिवेशिक गवर्नर था, जो अपने गवर्नर जनरल था, जो कि अपने एरिया को और ज्यादा एक्सटेंड करना चाह रहा था। ही डिसाइडेड टू इलिमिनेट टीपू सुल्तान, वह टीपू सुल्तान को इलिमिनेट करना चाह रहा था। इसने डिसाइड किया कि हमें टीपू सुल्तान को इलिमिनेट कर देना चाहिए। और ही ऑल्सो वांट टू डोमिनेट अपॉन हिम कंप्लीटली। अगर या तो वो टीपू सुल्तान को कंप्लीटली खत्म करना चाह रहे थे, अगर ये खत्म भी नहीं हो तो एटलीस्ट उसके ऊपर डोमिनेट करना चाह रहे थे, उसके ऊपर दबदबा बनाना चाह रहे थे।
एंड टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव, इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही यूज टू द प्लॉय ऑफ सब्सिडरी अलायंस, उसने एक पॉलिसी लेकर आया था जिसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। अब मैं एक बार ये आपको सब्सिडरी अलायंस वेरी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि जो इंडियन रूलर्स थे, इंडियन जो किंग्स थे, उनको ये अगर सब्सिडरी अलायंस अगर वो साइन करते हैं तो वो डायरेक्टली किसके अंडर में चले जाएंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। इससे बेनिफिट ब्रिटिशर्स को तो ये होगा कि वो उसके अंडर में आ जाएंगे, जो भी किंग इसको सब्सिडरी अलायंस को साइन करेगा, और जो साइन नहीं करेगा उसके ऊपर अटैक कर देंगे ब्रिटिशर्स, तो इस प्रकार से उसको अंदर इंक्लूड कर लेंगे। बस बेनिफिट ये था कि जो नेबरिंग जो रूलर्स थे वो अटैक करेंगे तो ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प करेंगे। एक छोटी सी ये इश्यू है। टीपू सुल्तान रिजेक्टेड दी सब्सिडरी अलायंस, अब इस सब्सिडरी अलायंस पर साइन करने से मना कर दिया किसने, टीपू सुल्तान ने। उसने कहा कि मैं मेरी जो प्रोटेक्शन है वो खुद कर लूंगा, मैं अपने आप को डिफेंड कर लूंगा, आई डोंट रिक्वायर सब्सिडरी अलायंस। इन अप्रैल 1799 ही स्टार्टेड ए कैंपेन अगेंस्ट टीपू सुल्तान। अब यहाँ पर जो ही है ना, ही स्टार्टेड ए कैंपेन अगेंस्ट टीपू सुल्तान, वो आया है लॉर्ड वेलेस्ली के लिए आया। लॉर्ड वेलेस्ली स्टार्टेड ए कैंपेन, उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द टीपू सुल्तान। द श्रीरंगपट्टनम फोर्ट वाज ऑक्यूपाइड ऑन 4 मई 1799, जो श्रीरंगपट्टनम का जो फोर्ट था उसको ऑक्यूपाई कर लिया कब 4 मई 1799 को। एंड मैसूर लॉस्ट इस इंडिपेंडेंस। अब जैसे ही किसी फोर्ट को अगर कैप्चर कर लिया जाता है तो वैसे ही उसकी इंडिपेंडेंस थी वो भी लॉस्ट हो जाती है। टीपू सुल्तान रिसीव्ड मार्टरडम, शहादत मिल गई। जो मार्टरडम का मतलब होता है कोई शहीद हो जाना, मार्टर बन जाना, मार्टरडम शहादत हासिल कर लेना। तो टीपू सुल्तान रिसीव्ड मार्टरडम व्हाइल फाइटिंग द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए उसको क्या मिल गया, मार्टरडम मिल गया। तो इस प्रकार से मैसूर था वो भी कंप्लीटली किसके हैंड्स में चला गया, ब्रिटिशर्स के हैंड्स में चला गया। इसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द पंजाब। ओके, थैंक यू।